नमस्कार साथियों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2016 में कॉलेज व्याख्याता का ये पेपर करवाया था, जिस पेपर में कुल तीन भागों में पेपर हुआ था। पहला जीके वाला पेपर, दूसरा जो पेपर था वो केमिस्ट्री का, और तीसरा वाला जो पेपर था, आज हम जो है पेपर नंबर फर्स्ट के 150 प्रश्नों को देखेंगे। ये 150 प्रश्न जो है दो हिस्सों में समाप्त होंगे। पहले 75 क्वेश्चन आज हम करेंगे और अगले 75 क्वेश्चन जो हैं अगले चरण में हम लोग करेंगे। तो चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। सबसे पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित तत्वों में से प्रथम आयनन ऊर्जा का सही क्रम है। तो देखिए, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन फास्फोरस का अर्धपूरित विन्यास यानी हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक होने की वजह से सल्फर से ज़्यादा हो जाता है। इसी प्रकार से जो मैग्नीशियम है उसमें पेनिट्रेशन पावर अधिक होने के कारण उसका जो आईपी जो होता है वो एल्युमिनियम से अधिक होता है। इन दो बातों का ध्यान रख के हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे। तो फास्फोरस का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, फिर सल्फर का, फिर मैग्नीशियम का, फिर एल्युमिनियम का और फिर सोडियम का। तो 4 नंबर का ऑप्शन जो है मित्रों इसके अंदर सही होगा। 4th नंबर के ऑप्शन को मैं टिक कर देता हूँ आपके सामने थोड़ा सा। हाँ, तो 4th नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तत्व की प्रथम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व का मान धनात्मक होता है। तो बेरिलियम आपको पता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 2s2 होता है। पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होने की वजह से इससे इलेक्ट्रॉन जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। यदि जोड़ेंगे तो हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि एस कक्षक जो होते हैं वो नाभिक के बहुत पास होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है। किसके लिए? बेरिलियम के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से असत्य कथन को चयन करना है। तो ये फाजन्स के नियम से प्रश्न आया दोस्तों। फाजन्स के लिए किसी यौगिक में सहसंयोजी गुण होने के लिए धनायन का आकार छोटा और धनायन पर आवेश अधिक होना चाहिए। इसी प्रकार से ऋणायन का आकार बड़ा और ऋणायन पर आवेश अधिक होना चाहिए। तो देखिए, बड़ा ऋणायन सहसंयोजक गुण को समर्थन करता है, बिल्कुल सही है। बड़ा धनायन सहसंयोजकता का समर्थन करता है। ये सेंटेंस जो है दोस्तों गलत है। धनायन का आकार छोटा होगा या धनायन पर आवेश जितना ज़्यादा होगा उस पर सहसंयोजी गुण का मान जो है उतना ही अधिक होगा। तो इसका आंसर जो है 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल। इनमें सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल कौन सा है। तो देखो, H2O, NH3 और H2S, इन तीनों में sp3 संकरण है, जबकि I3- के अंदर sp3d है। जहाँ D कक्षक आ जाता है वहाँ बॉन्ड एंगल की वैल्यू एबनॉर्मली बढ़ जाती है। तो देखिए, इसका आंसर जो है 4th नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से किसकी त्रिज्या सबसे अधिक है। अब आपको पता है धनायन की त्रिज्या हमेशा ऋणायन की त्रिज्या से कम होती है। तो यहाँ F और Cl की जो त्रिज्या जो है सोडियम और पोटेशियम से क्या होगी? ज़्यादा होगी। और F- और Cl- की बात करें तो Cl- की ऊर्जा जो है त्रिज्या जो है F- से ज़्यादा होगी, क्योंकि जब व्हेन वी गोज अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल देन द साइज ऑफ द एटम इज इंक्रीज। तो Cl- जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 3rd नंबर का आंसर जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व के त्रिधनात्मक आयन की आयनिक त्रिज्या का मान सबसे कम होगा। ये लेंथनाइट से क्वेश्चन आया है। लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन आप लोग पढ़ा होगा कि लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं, सीएम से लुटीशियम तक जाते हैं, तो त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या के मान में या त्रिज्या के मान में क्रमिक कमी होती है। तो इटर्बियम जो होता है वो लुटीशियम से जस्ट पहले आता है, 70 नंबर का एलिमेंट है। तो इटर्बियम जो है इसका आंसर हो जाएगा। इटर्बियम की रेडियस जो है सबसे छोटी होगी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का सही क्रम क्या होगा। तो देखो, वर्ग में ऊपर से जाने पर व्हेन वी गोज अप टू डाउन इन ए ग्रुप देन द electron negativity is decreased, electron affinity is also decreased, and ionization potential is also decreased. So the lithium have contained highest ionization potential and electronegativity, and the cesium have contained and less electron, and cesium is the most electropositive or less electronegative element in periodic table.
तो फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा गुण आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में दाएं से बाएं, नॉट लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट की बात कर रहे हैं, में केवल बढ़ता है? तो देखिए विद्युत ऋणता लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो बढ़ती है और राइट टू लेफ्ट जाएगी तो घटेगी, बिल्कुल सही है, तो ये गलत है। आयनन ऊर्जा की हम बात करें तो आयनन ऊर्जा जो होती है लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है, लेकिन राइट टू लेफ्ट में घटता है। परमाणु त्रिज्या की बात करें तो लेफ्ट टू राइट जो है परमाणु त्रिज्या घटती है, तो राइट टू लेफ्ट क्या होगी, बढ़ेगी। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। SF4 अणु में सल्फर की संकरण अवस्था क्या है? तो सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और फ्लोरीन कितने होंगे, 4, 6 और 4 10, 10/2 बराबर 5, sp3d, 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के नंबर है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? मैं आपको इसकी ट्रिक भी बता देता हूँ। सेंटर एटम के जो आउटर शेल इलेक्ट्रॉन है उनके नंबर प्लस मोनोवेलेंट के एटम अपॉन 2, दैट आर द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। और हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स की संख्या तुम्हें पता है यदि 5 होती है तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से इसमें MOT के बेसिस पे हमें आंसर देना है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के बेसिस पे। कौन सा अणु अनुचुंबकीय व्यवहार दर्शाता है? लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो देखिए बोरोन के जो यदि आप MOT देखोगे तो 1s2 2s2 एंड 2p1, तो यहाँ पे πpx और π2px और π2py में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो बोरोन जो होता है MOT के यदि डायग्राम बनाओगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो बोरोन का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, पैरामैग्नेटिक टाइप का उसका बिहेव है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इनमें से कौन जो है प्रतिचुंबकीय, विच इज द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो देखो यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि मोलिकुलर ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो O2 के अंदर जो एंटी बॉन्डिंग होते हैं उनके अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो पैरामैग्नेटिक है। O2 प्लस के अंदर एंटी बॉन्डिंग में एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये कैसा होगा, नहीं ये भी पैरामैग्नेटिक होगा। O2 माइनस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसके अंदर भी जो है पैरामैग्नेटिज्म होगा। लेकिन O2-2 के अंदर दोनों जो एंटी बॉन्डिंग है वो भी पेयर्ड हो जाएंगे, इसलिए वो जो है कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा। तो 4 नंबर का आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में RPSC ने पूछ लिया। C2 को हमको बताना है कि कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है अकॉर्डिंग टू द MOT। तो MOT के अंदर हम देखें तो इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड नहीं है, केवल और केवल 2 पाई बॉन्ड है। तो इसका आंसर जो है मित्रों 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। देखो O3 एक रेखीय अणु है, बिल्कुल गलत बात है। O3 जो होता है V शेप का होता है जिसके अंदर उसकी 127 पिकोमीटर जो है बॉन्ड लेंथ होती है, तो ये गलत है। CO2 एक बिल्कुल गलत है, V आकृति का नहीं होता। CO2 एक लीनियर आकृति का होता है। CO3-2 की आकृति ट्राइगोनल पिरामिडल होती है, त्रिकोणीय पिरामिडल, ये भी गलत है। CO3 की आकृति जो है ट्राइगोनल प्लेनर होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। तो तीनों पहले चारों N3- जो होता है एक रेखीय आयन है, ये जो है ऑप्शन इसका सही है। N3 की संरचना रेखीय होती है, तीनों नाइट्रोजन एटम एक ही रेखा पे अंदर होते हैं तो इनकी आकृति रेखीय होती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। VSEPR सिद्धांत के अनुसार किसी अणु की आकृति सम होगी यदि उसके केंद्रीय परमाणु, देखो VSEPR ये कहती है कि यदि सभी के सभी बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग लेते हैं तो वो अणु रेगुलर अणु होगा, उसकी आकृति जो है आदर्श आकृति होगी। यदि केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन का पेयर बंद बनाने में भाग नहीं लेगा तो वह इलेक्ट्रॉन युग्म जो है उसकी आकृति को विकृत कर देगा, और इस आकृति को विकृत करने के कारण उसकी आकृति इर्रेगुलर हो जाएगी। तो केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म जब हो तो उसके आकृति कैसी हो, देखो पहला एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या अपेक्षा बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की अपेक्षा अधिक बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से, पहला ऑप्शन। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की अपेक्षा कम बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म से, गलत है।
बंदी इलेक्ट्रॉन युग्मों की और एकाकी इलेक्ट्रॉन नहीं होगी, केवल बंदी इलेक्ट्रॉन युग्म। यदि किसी के अंदर केवल और केवल बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर नहीं प्रेजेंट है, तो वो हमारा आदर्श अणु होगा और उसको हम जो है रेगुलर मॉलिक्यूल भी हम उसको कहेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस अणु या आयन की आकृति रेगुलर है? देखो CO2 नहीं है, CO2 रेगुलर है क्योंकि इसके चारों के चारों कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बनाने में काम, CCl4 में कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन। NH4 भी जो है रेगुलर है क्योंकि इसके अंदर एक भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म था, वो उसने प्रोटॉन को हाइड्रोजन देने से NH4 बन गया। लेकिन H2O में 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर होने की वजह से इसकी आकृति रेगुलर ना होकर इरेगुलर आकृति रहेगी, मतलब जो sp3 हाइब्रिडेशन होने पर चतुष्फलकीय न होके वी शेप की आकृति इसकी होती है, इस कारण से ये हमारे में नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस युग्म की आकृतियां समान है और उनके केंद्रीय परमाणुओं के संकरण? देखो BCl3 का जो संकरण होता है वो sp2 होता है और इसकी आकृति त्रिकोणीय समतलीय होती है। इसी प्रकार से हम NO3 की बात करें तो NO3 का जो संकरण है वो sp2 होता है और आकृति त्रिकोणीय समतलीय होती है। तो इसका आंसर जो है आपको मैं निकालना सिखा देता हूँ इसको। संकरण निकालने का, बोरॉन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 और 3 क्लोरीन, तो 5 और 3 8/2। सॉरी, बोरॉन का जो बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के 3 और 3 6/2, 6 में 2 के 3, तो 3 होता है sp2। इसी प्रकार से NO3 में नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। ऑक्सीजन बाइवेलेंट है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, 5 + 0, एक नेगेटिव चार्ज है तो इसमें एक प्लस जोड़ देंगे, 5 + 1/2 इक्वल टू sp। तो इनका sp2 तीनों के पास 3 बॉन्ड पेयर है, तो इनकी जो है 3 बॉन्ड पेयर और 0 लोन पेयर वाली कंडीशन के अंदर इनका जो है सेम साइज और ये हो जाएगा, तो BCl3 और NO3 इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। N2O2 और F में एंटी बॉन्डिंग में उपस्थित है। देखो N2 के अंदर बात करें तो 2p3 बाह्यतम कोष में होते हैं, तो 3 और 3 6, तो सिग्मा 2pz और पाई 2px और पाई 2py तीनों में जो है 6-9 इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, तो एक भी जो है एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाएगा। O2 में आपको पता है 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई स्टार px और पाई स्टार py में। और यदि हम बात करें F2 में तो पाई स्टार px, पाई स्टार py, पाई स्टार सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz तीनों एंटी बॉन्डिंग भर जाते हैं, सॉरी वो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इस प्रकार से 0, 2 और 4 जो है इसका हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है फर्स्ट नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। देखो मैं आपको बता दूं, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है उनका बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन की संख्या 14 होती है तो उनका बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 3 होता है। अब 14 से इलेक्ट्रॉन घटते जाएं या बढ़ते जाएं तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू क्या होती जाती है? घटती जाती है। तो देखो NO+ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 14, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया। अब NO में कितना हो गया? 15, तो इसमें 2.5 हो गया। O2 में 16, तो इसका 2.0 हो गया। और O2- में हो गया 17, तो इसके 1.5 हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है जो इसका जो है आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को आप टिक कर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस? आपको इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये 2 क्वेश्चन जो है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कंसेप्ट से आया है। तो आप क्या करोगे, ये सबके क्या दिए हुए हैं हमको? कॉन्जुगेटेड बेस दिए हुए हैं। आप इन कॉन्जुगेटेड बेस में प्रोटॉन जोड़कर इनके क्या बना दीजिए? एसिड बना दीजिए। जो एसिड वीक होगा उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो फ्लोरीन का बेस क्या, एसिड क्या होगा? HF, स्ट्रॉन्ग एसिड है। पानी OH का एसिड क्या होगा? H2O। NH2 का क्या होगा? NH3 तो क्या है? बेस है। और CH4 इसके अंदर सबसे ज़्यादा वीक क्या होगा? वीक एसिड होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि H निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो CH3- जो है इसके अंदर सबसे, क्योंकि इसका जो एसिड है वो सबसे ज़्यादा क्या है? वीक एसिड है। जिसका एसिड वीक होगा उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसका आंसर जो है आपका ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही कथन का चयन कीजिए। तो देखो चौथा वाला ऑप्शन के अंदर H2SO4 जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है, तो एसिटिक एसिड अपना H+ दे देगा, H2SO4 ले लेगा। तो ये H2SO4 तो एसिटिक एसिड जो है इसकी ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह बिहेव करेगा। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो 4 नंबर के ऑप्शन को मैं टिक कर रहा हूँ, बाकी ऑप्शन आप चेक कर लेना।
अब ये जो है HSAB से क्वेश्चन आया है, मृदु क्षार युग्मों का चयन कीजिए। तो देखिए H माइनस और OH माइनस स्ट्रॉन्ग में आ गया, H माइनस और CN माइनस जो है वो हमारे किस में है, सॉफ्ट में अंदर आते हैं। तो इसका अंदर जो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि सिल्वर संकुल के साथ में स्थायी संकुल, तो जिसमें CFSE ज़्यादा होती है उसमें स्थायी संकुल, और CFSE का मान जो है लिगेंड की प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ CN लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सबसे ज़्यादा CFSE इसी के साथ होगी, तो ये ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग संकुल बनाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इनमें से किसकी अम्लीय प्रवृत्ति, देखो HF और HBr में तो HBr ज़्यादा एसिडिक है, H2S और HTSE की बात करें तो H2S ही ज़्यादा एसिडिक है, लेकिन अपन को ऑल ओवर जो है HBr की प्रकृति जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है हेलोजन का, तो H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति जो है बढ़ जाती है। तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लुई क्षार है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है ना लोन पेयर है, तो ये सब के सब लुईस एसिड है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर और कार्बन के ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से ये जो है लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो इसमें आंसर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा संयोग सबसे अधिक स्थायी है। तो देखो सीजियम आयोडाइड जो होता है, इनमें यदि हम बात करें सीजियम आयोडाइड की, तो सीजियम आयोडाइड जो है, सीजियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और आयन का जो आयनिक कंपाउंड का नेचर धनायन के आकार बढ़ने के साथ साथ जो है आयनिक प्रवृत्ति जो है यौगिकों की बढ़ती है। तो चौथा नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। ब्रॉन्स्टेड लोरी सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से अम्ल कौन है। तो इसमें NH3 नहीं है, CO3 नहीं है, Cl नहीं, H3 अपना H+ दे देगा, और दे देगा तो ये एसिड की तरह व्यवहार कर गया। ब्रॉन्स्टेड लोरी के अनुसार जो H+ देते हैं वो अम्ल होते हैं, और H+ लेते हैं वो क्षार होते हैं। इनमें से देखो कौन सा गलत है ये चेक करना है। HOCl ज़्यादा एसिड है HOBr से, बिल्कुल सबसे ज़्यादा HOF होता है, फिर HOCl, फिर HOBr होता है। HClO और HClO2, तो HClO2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन 1, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ जाती है। तो 2 नंबर का ऑप्शन गलत है इसके अंदर। बाकी H3PO फास्फोरिक एसिड की बात करें तो सबसे ज़्यादा एसिडिक H3PO2 होता है, फिर H3PO3 होता है, और सबसे कम एसिडिक H3PO4 होता है। तो ये दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है इसका अंदर। बाकी H2S H2 बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। विच निम्नलिखित में से मृदु अम्लों का चयन कीजिए। तो देखिए कोई भी मृदु अम्ल होगा या कठोर अम्ल होगा वो डिपेंड करता है त्रिज्या के ऊपर। यदि त्रिज्या का मान छोटा होता है तो वो अम्ल जो है कठोर अम्ल होता है, और त्रिज्या का मान बड़ा होता है तो वो मृदु अम्ल होता है। तो यहाँ कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और मरकरी +2 जो हैं इनकी त्रिज्याओं के मान अधिक होने के कारण ये सभी के सभी जो हैं किसकी तरह व्यवहार करते हैं, मृदु अम्ल के समान व्यवहार करते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मृदु क्षारकों का समूह है। तो क्षारकों का पूछा इन्होंने, देखो H2O, OH और F- तीनों के तीनों कठोर हैं। PO4-3, SO4-2, NO3- ये भी कठोर है। NH अमोनिया और अमोनिया के डेरिवेटिव भी कठोर में आते हैं, लेकिन H-, I- और CO ये तीनों जो है मृदु क्षार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो यहाँ पे गलती क्या करता है बच्चा, निकिल तथा प्लेटिनम का भाइतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा गया है, बच्चा उसको पैलेडियम पढ़ लेता है, और इसके अंदर आंसर जो है 3D8-4s2, 3D8-4s2 और 5D10। पहला ही ऑप्शन जो है पैलेडियम के अनुसार दिया होता है, और हम टिक कर देते हैं और आंसर तुरंत गलत आ जाता है। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये देखना है, निकिल और प्लेटिनम ये पूछा गया है हमसे। अब इसके अंदर देखिए निकिल का तो 3D8-4s2 है, तो पहला और दूसरा ऑप्शन है। अब दूसरा ऑप्शन जो है 5D9-6s2 जो होता है वो प्लेटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ना कि 5D10-6 है, क्योंकि D10 जो होता है वो पैलेडियम में आता है। तो इसका तीसरे नंबर का जो ऑप्शन में आंसर हो जाएगा वो 2 नंबर का ऑप्शन हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉलोइंग इज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखिए आयरन के अंदर जो है 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण, आयरन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, और 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट का मान 5.92 के समथिंग होता है इसका। क्रोमियम प्लस थर्ड के अंदर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने रह जाएंगे, 3 ही रह जाएंगे। कोबाल्ट प्लस 2 के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 हो जाएंगे और निकिल प्लस 2 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर यह आंसर हमें निकालने हैं। अब इन्होंने कहा है कि भाई लिगेंड की क्षमता CFSE का बढ़, अब CFSE का मैंने अभी तुम्हें बताया था कि CFSE का मान लिगेंड की प्रवृत्ति के निर्भर करता है। तो सबसे प्रबल लिगेंड CN होता है, CN के बाद में अमोनिया आ रही है, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन। तो दूसरे नंबर का ऑप्शन इसके अंदर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के द्वारा लिगेंडों का ऑर्डर जानकर इसका आंसर आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन है CFSE का सही क्रम है। तो देखिए जब हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से सेकंड और सेकंड से थर्ड जाते हैं तो CFSE का मान बढ़ता है। और ये देखिए थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ट्रांजिशन सीरीज के जो तत्व होते हैं वो तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, वो तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते नहीं, दे ऑलवेज फॉर्म इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, मतलब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती ही होती है। तो 5D 4D और 3D इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें थर्ड नंबर का ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। धातु संकुल दर्शाता है। तो देखो ये जो है इसके अंदर धातु के साथ में 3 बाइडेंटेड लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो इसके अंदर दाता परमाणु सारे सेम होने की वजह से ज्यामिति तो बनी नहीं सकती क्योंकि सिस्टांस नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो है इस यौगिक को 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, इस कारण से ये प्रकाशिक समावयवता दिखा देगा। तो इसका आंसर जो है 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। संकुल दिया हुआ है, इसके अंदर जो है बंधी और अबंधी में कितने लगे। तो देखो इसके अंदर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +3, 3D7 4s में 3 लगे 6, और 6 के 6 जो है बंध बनाने में भाग लेते हैं, इसलिए बंदी हैं सारे के सारे। अबंधी कोई भी, मतलब प्रतिबंधी और अबंधी कोई है नहीं। तो इसका अंदर पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा कि बंदी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर, तो इसके अंदर फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन आया है वो इससे मेटलोकार्बन से आया है। तो इसमें देखो ये पूछा गया है FeTCO9 के अंदर ब्रिजिज कार्बोनाइल। तो मैं इसकी संरचना थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। ये आयरन और ये आयरन, तो यहाँ 3 CO और यहाँ भी 1 2 3 CO। अब बचे कितने हमारे पास में, कार्बोनाइल 1 2 और 3। तो मतलब कुल मिला के ब्रिजिंग कार्बोनाइल की संख्या कितनी होगी इसके अंदर, 3 होगी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका IUPAC नाम बताना। तो रुथेनियम का कंपाउंड है, इसमें तीनों NH3 एक ही फेस पे हैं, NH3 ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो मर होता एक ही फेस पे होते हैं, तो उसको फेशियल बोलते हैं। तो फेशियल, उसके बाद में 3 अमीन, तो ट्राई अमीन, ट्राई नाइट्रो रुथेनियम थर्ड जो है इसका नाम हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन जो है रेखांश की तो पीछे वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको पहुंचाना है कोबाल्ट +2 जो है वो क्लोराइड से रिएक्शन करके COCl4-2 बना रहा है। तो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, बाकी इसके भी कोई लॉजिक नहीं है, हमें थोड़ा ध्यान ही रखना पड़ेगा। कोबाल्ट +2 की जो आकार होता है वो पिंक होता है, गुलाबी रंग का होता है हमेशा। जब ये क्लोरीन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना देता है तो इसका कलर जो होता है वो ब्लू वायलेट का हो जाता है। तो इसका 4 नंबर का ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तत्वों का समूह जिनमें डी कक्षकों में 5 इलेक्ट्रॉन। देखो क्रोमियम 3d5 4s1, मैग्नीज 3d5 4s2 एंड मोलिब्डेनम 4d5 6s2 होता है, 4d5 5s2। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा जो है कलर्ड आयन है, मतलब जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो कलर्ड होंगे। तो V2+ के अंदर अनपेयर्ड, या क्योंकि स्कैंडियम टाइटेनियम 3d3 4s2 तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आयरन +3 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कोबाल्ट +2 के अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
तो थर्ड नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर इस प्रश्न का आंसर हम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि इनमें से सबसे अधिक आयन कौन देगा। तो पोटस एलम फिट करी देखो, Al2SO4, Al2K2SO4, 3 आयन तो ये हो गए। Al2SO4 का होल थ्राइस 3 और 2 5 आयन ये हो गए। तो पोटस एलम यानी फिटकरी जो है सबसे ज़्यादा आयनों की संख्या देगा। पीछे चला जाता हूँ। अगला क्वेश्चन है इस PtC2H4Cl2K2 PtBr2 में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी। इसमें प्लेटिनम की ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होंगी वो 2 होंगी। आप निकाल के देख लेना, क्योंकि माइनस चार्ज है तो इस माइनस प्लस यहाँ पे कोबाल्ट जो है +2 में होगा, तभी कॉम्प्लेक्स पे -1 होगा, और यहाँ पे भी +2 होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संकुल आयन क्वेश्चन थोड़ा पीछे चला गया। इनमें से कौन सा संकुल है जो कि स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय आकृति रखता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से निकल जो है साइनाइड के साथ में वर्ग समतलीय आकृति बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का युग्मन होने की वजह से ऐसा होता है। 227 ट्राई मिथाइल 6N4 3N इनमें कितने, थोड़ा हिंदी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 227 ट्राई मिथाइल ऑक्ट 6N4 3 ऑल में मैथिल समूह की संख्या कितनी होगी। तो इसकी संरचना बनाओगे तो 3 मैथिल तो आपको दिख रहे हैं, और जो 2 मैथिल है वो किनारे वाले हो जाएंगे। तो कुल मिला के इसकी संरचना से आपको 5 मिथाइल समूह दिखाई देंगे। अब देखिए इसके अंदर देखने वाली बात यह है कि सवाल इतना सीधा लग रहा होगा कि आपको यार कि 3 मिथाइल दिख रहे हैं, क्या सवाल पूछा है, लेकिन इसने क्या है कि मिथाइल की संख्या पूछी है, तो आपको संरचना बनाने पर ही इसकी संरचना वो दिखाई देगी। ये कार्बन पर 3 N प्रोपाइल समूह लगे हुए हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 4,4 डाई N प्रोपाइल, जो चेन में नहीं है वो। बाकी प्रोपिल हेप्टेन जो है इसका नाम हो जाएगा। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन निर्मोची यानी प्रभाव दर्शाने वाले समूह कौन से हैं। तो देखो इसमें आई इफेक्ट पूछा है। यदि मान लो इफ एनी रिलीजिंग ग्रुप का पूछते तो OCH3 C6H5 OCH3 तो अपना कौन सा इफेक्ट रखता है, +R इफेक्ट रखता है। लेकिन इसने इंडक्टिव पूछा है, तो इंडक्टिव तो केवल हाइड्रोकार्बन मतलब एल्काइल ग्रुप देते हैं। तो इसके अंदर जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव के लिए क्या सही नहीं है। देखो इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव एक अनस्टेबल प्रभाव है जो कि अभिकारक की उपस्थिति में होता है, बहुबंध में होता है। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत लिखा हुआ है। ये स्टेबल प्रभाव ना होगे, क्योंकि जब रिएजेंट होता है तो ही यह होता है। यदि रिएजेंट हटाने पर यह प्रभाव वापस वैसे वैसे हो जाता है, इसलिए ये एक अस्थायी प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से सबसे अधिक प्रबल अम्ल कौन है। तो ऑर्थो मेटा पैरा ये लिखे हुए हैं, लेकिन ऑर्थो नाइट्रो जहाँ पे भी COOH ग्रुप और ऑर्थो पे कोई समूह हो तो उसको हम ऑर्थो इफेक्ट से एक्सप्लेन करेंगे, और ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा जो है एसिडिक हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जो है वो सबसे सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है धनात्मक मीजोमेरिक प्रभाव प्रदर्शित करने वाला समूह है। तो धनात्मक मीजोमेरिक प्रभाव करने वाला NO2CHO ऋणात्मक मीजोमेरिक है, लेकिन OH ग्रुप जो है एल्कोहलिक ग्रुप जो है वो आपका धनात्मक ग्रुप प्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन है अति सहयुग्मन के लिए क्या सही नहीं है। तो ये नो बॉन्ड रेजोनेंस बिल्कुल सही है। 1 सिग्मा और 1 पाई के साथ में अतिव्यापन बिल्कुल सही है। अणु को स्थायित्व प्रदान करता है। ये एक शूडो प्रभाव है, ये बात गलत है। क्यों, ये तो स्थायी प्रभाव है। अति सहयुग्मन इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव और रेजोनेंस ये स्थायी है, जबकि इलेक्ट्रोमेरी इफेक्ट जो है वो कैसा प्रभाव है, एक अस्थायी प्रभाव है। निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही है। तो नाभिक स्नेही AlCl3 SnCl4 ROH H3। नाभिक स्नेही की तरह जो है इसके अंदर ROH जो है एल्कोहल जो होते हैं इनके पास में लॉन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। और नाभिक स्नेही के लिए मुख्य कंडीशन क्या है
किसी भी यौगिक के पास में कम से कम जो है एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, ताकि ये किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को देकर नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार कर सकें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। अगले 52 की निम्नलिखित से कथनांक किसका सबसे उचित है? तो आपको पता है एल्कोहल जो होते हैं वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के कारण इनके क्वथनांक जो हैं सामान्य इनके ही समान जो कार्बन वाले ईथर, एल्केन, एल्डिहाइड ये होते हैं उनसे ज़्यादा होते हैं। तो इनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनके एबनॉर्मल इनके क्वथनांक उच्च होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का क्वथनांक निम्नतम होगा? तो देखिए इसके अंदर इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, यदि हमारे पास में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्वथनांक के मान उच्च होंगे, लेकिन हमारे पास में यदि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्वथनांक के मान कम होंगे। तो ऑर्थोक्रिसोल में OH बिल्कुल पास में होते हैं, तो इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? इनके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनके क्वथनांक जो है बाकी जो 3 हैं उनमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इनमें क्वथनांक उच्च होंगे। अगला क्वेश्चन जो है वो दे रहा है, नेप्थलीन, एंथ्रासीन और डाइफेनिल में कार्बन परमाणु का अनुपात। यदि हम इसके कार्बन की संख्या गिने तो देखो नेप्थलीन के अंदर कार्बन की संख्या 10 है, और एंथ्रासीन में कार्बन की संख्या 14 है, और डाइफेनिल के अंदर कार्बन की संख्या 12 है। तो इनको 2 से काटेंगे तो 5, 7, 6, तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इनकी संरचना बनाकर आप देख भी सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हकल 4n+2 नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है? देखो पिरिडीन के अंदर हमारे पास में जो 3 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 पाई बॉन्ड है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है। एंथ्रासीन जो होता है हमारा 3 और 2 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। पायरोल हमारा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन साइक्लोहेप्टाट्राईइन जो है हमारा 9 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, और 9 पाई जो है 4n+2 रूल से हमारे पास में आता नहीं है। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट स्टेबल इन फॉलोइंग, देखो धनायन को जो है प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप स्टेबल करते हैं, और ऋणायन को जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा स्टेबल करते हैं। तो ऋणायन में यहाँ 3 Br जुड़े हुए हैं, तो इससे ऋणायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो ये जो है ये है आंसर इसका, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी का मान सबसे ज़्यादा है? तो जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा। तो कार्बन तो सेम है, लेकिन CF का मान छोटा होने के लिए इसकी बॉन्ड लेंथ का मान भी कम होगा, और बॉन्ड लेंथ कम होगा तो बॉन्ड एनर्जी का मान ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किसके लिए जलीय विलयन Kb का मान सबसे अधिक होगा? तो सेकेंडरी अमीन जो होती है उनकी Kb के मान मतलब सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। एरोमेटिक अमीन के अंदर लॉन पेयर रिंग के अंदर जाते हैं तो इनकी एरोमेटिसिटी कम हो जाती है। प्राइमरी अमीन जो होती है उनमें इंडक्टिव इफेक्ट कम होने की वजह से। सेकेंडरी अमीन के अंदर इंडक्टिव इफेक्ट भी ज़्यादा होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होता है। तो ये R का मान कुछ भी हो, ऑलवेज सेकेंडरी अमीन जो होती है वो सबसे ज़्यादा बेसिक होती है, चाहे वो मिथाइल ग्रुप हो चाहे वो इथाइल ग्रुप हो। तो 3 नंबर का ऑप्शन इसके अंदर। टर्सरी अमीन के अंदर त्रिविम बाधा बढ़ जाने की वजह से जो है ये कम बेसिक हो जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 कि किसके अंदर जो है, एक मिनट, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड में आता है? तो क्लोरल हाइड्रेट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। क्लोरल हाइड्रेट में एक कार्बन के ऊपर 2 OH समूह होते हैं, और एक कार्बन पर 2 OH समूह होते हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं तुरंत वाटर मॉलिक्यूल के। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट के केस के अंदर एक कार्बन पर दोनों OH स्थित रहते हैं। उसका कारण क्या है कि दोनों OH जो होते हैं वो क्लोरीन के साथ में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए एक कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जो हैं एग्जिस्ट कर जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टॉप कंडेंसेशन के बारे में क्या गलत है? स्टॉप कंडेंसेशन के बारे में मैं बता देता हूं आपको कि इसमें कार्बोनाइल कंपाउंड जो होते हैं सक्सेनिक एसिड के एस्टर से रिएक्शन करके हमारे पास में हाफ एस्टर का निर्माण करते हैं। अल्फा बीटा असंतृप्त हाफ एस्टर का निर्माण करते हैं। तो देखो इसके अंदर डाई एल्किल सक्सिनेट एल्डिहाइड और कीटोन के मध्य संश्लेषण होता है, बिल्कुल सही है। उत्पाद अल्फा बीटा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ये बात गलत है क्योंकि इसमें तो हाफ एस्टर का निर्माण होता है।
संघनन एक क्षारक की उपस्थिति में होता है, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन जो है इसका गलत है, क्योंकि इसके अंदर अर्ध एस्टर का, हाफ एस्टर का निर्माण होता है, जो कि गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देता है? तो कैनिजारो अभिक्रिया को आपको पता है, जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वो कैनिजारो। तो पहले में अल्फा जो है नहीं है तो ये देगा, तीसरा में भी नहीं है, क्लोरल है जो नहीं देगा, और तीसरा भी जो है, चौथा भी है देगा, लेकिन दूसरे के अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होने के कारण ये जो है नहीं देगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द डिकमान रिएक्शन। तो डिकमान रिएक्शन जो है इंट्रामोलिकुलर क्लेजन कंडेंसेशन है, एक तरीके से, मतलब एक तरीके से क्लेजन कंडेंसेशन, लेकिन इंट्रा है, ये एक ही मोलिक्यूल में होने वाला क्लेजन होने की वजह से इसको इंट्रामोलिकुलर क्लेजन, और इसका उत्पाद जो होता है बीटा कीटो एस्टर जो होता है, इसका उत्पाद होता है। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विटिंग अभिक्रिया निम्नलिखित में से क्या विरेचित करती है? तो विटिंग अभिक्रिया में हम कार्बोनाइल की अभिक्रिया ट्राइफिनाइल फॉस्फेन उनसे कराते हैं, तो हमारे पास में बीटेन एक मध्यवर्ती बनता है, और एल्कीन जो होता है, मतलब एल्काइल ग्रुप को हमारे मिलता है। तो 2 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिफॉर्मिस्ट की अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो रिफॉर्मिस्ट की अभिक्रिया का जो मुख्य उत्पाद होता है वो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर जो है इसका उत्पाद होता है। रिफॉर्मिस्ट इसमें अनपोलिंग भी होती है, क्योंकि पोलरिटी चेंज होती है, कि हम क्या करते हैं, बीटा ब्रोमो एस्टर की अभिक्रिया हम किससे कराते हैं? एल्डिहाइड कीटोन की अभिक्रिया बीटा ब्रोमो एस्टर से कराते हैं। तो हमारे इसमें क्या बनता है, जिंक का एक कंपाउंड बनता है, जिसकी पोलरिटी चेंज हो जाती है कार्बन की, इसलिए अनपोलिंग रिएजेंट भी इसके अंदर बनता है। रिफॉर्मिस्ट की अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन हाइड्रोजोइक अम्ल से कराना सिमेट अभिक्रिया का उदाहरण है। यदि इसी की तरह का एसाइल क्लोराइड होता है तो वो कर्टियस अभिक्रिया हो जाती है। तो कर्टियस में बस क्या होता है, एसाइल क्लोराइड होता है, और सिमेट में एसिटिक एसिड होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। बेयर विलिंगर ऑक्सीकरण में क्या होता है, कीटोन से एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो ये बेयर विलिंगर है, जिसके अंदर पर अम्ल की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है एल्डिहाइड या कीटोन का। तो हमारे पास में या तो एस्टर बनते हैं या एसिड बनते हैं। तो इसमें कीटोन से हमारे पास में एस्टर का फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है, पाइरोल के अंदर हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन परमाणुओं का अनुपात कितना होगा? तो देखो, कार्बन की बात करें तो कार्बन तो इसके अंदर 4 हैं। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो कार्बन पर 1 नाइट्रोजन में 5 हाइड्रोजन, 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन है। तो 5, 4 और 1 जो है इसका आंसर जो है 1 नंबर का ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहते हैं, कीटोन से साइनोहाइड्रीन का बनना किसका उदाहरण है? तो कीटोन से एल्डिहाइड कीटोन जब रिएक्शन करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, तो हमारे पास साइनोहाइड्रीन बनता है, जो कि महत्वपूर्ण उत्पाद है। नाभिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, नाभिक में ही योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है ये। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि एक यौगिक X जो है एल्डोल संलग्न करके एक बात बनाता है, और निर्जलीकरण के बाद में ब्यूटीन 2-ब्यूटीनएल बनाता है। तो आप इसको हल करोगे तो एथेनॉल का जब एल्डोल कंडेंसेशन करोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनेगा, और फिर उसमें से निर्जलीकरण करा दोगे आप तो 2-ब्यूटेनॉल अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनाइल कंपाउंड का निर्माण हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग कि फॉर्मेल्डिहाइड सांद्र NaOH के साथ कैनिजारो द्वारा क्या बनाएगा? तो कैनिजारो एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है, असमानुपातन अभिक्रिया, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन होगा। तो मेथेनॉल और सोडियम फॉर्मेट का हमारे पास में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन जो है बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बेंजल्डिहाइड सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करके 3-फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल बनाता है, ये किसका उदाहरण है? तो ये देखो क्वेश्चन जो है 3-फेनिल प्रोपेनोइक एसिड बनाता है, ये पर्किन अभिक्रिया का है, कि सोडियम एसिटेट बेस की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया, पर्किन अभिक्रिया है ये। तो इसके अंदर 3 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि हम बेंजल्डिहाइड की अभिक्रिया इससे कराते हैं, तो देखो इसमें बच्चे लोग इसको सीधा एसिटिक एनहाइड्राइड बना के तुरंत सिनेमिक एसिड आंसर कर देते हैं, वहीं पे गलती हो जाती है इसकी। इसका आंसर जो होगा अल्फा मिथाइल सिनेमिक एसिड होगा, क्योंकि CO समूह से जुड़ा अल्फा कार्बन जो है बेंजल्डिहाइड से जुड़ता है, तो अल्फा पे मिथाइल सिनेमिक एसिड जुड़ जाएगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि एलिजरीन किससे बिलोंग करती है। एलिजरीन जो है एंथ्रोक्विनोइड रंजक से, ये डाइज से क्वेश्चन आया हुआ है। तो और क्वेश्चन नंबर लास्ट है, कार्बन डाइसल्फाइड में एंथ्रासीन के ठंडे विलयन में जब क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है। तो तुम्हें पता है कार्बन डाइसल्फाइड हो चाहे क्लोरोफॉर्म हो, मोनोक्लोरिनेशन को इंडिकेट करती है। तो एंथ्रासीन के अलग अलग चेन पे एक एक क्लोरीन जुड़ने के एंथ्रासीन डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन हमारे पास में हो जाएगा। तो 4 नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। और अंतिम क्वेश्चन ये है, बेंजीन डाइज़ोनियम सल्फेट को कॉपर चूर्ण के साथ में एथेनॉल के साथ गर्म करने से क्या बनता है। तो जब बेंजीन डाइज़ोनियम सल्फेट को कॉपर चूर्ण के साथ में हम गर्म करते हैं एथेनॉल की उपस्थिति में, तो हमारे पास बाईफिनाइल का फॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर 4 नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी आज के 75 क्वेश्चन दोस्तों मैंने इस वीडियो के, रिमेनिंग 75 क्वेश्चन जो है मैं कल आपको डालूंगा। तो आप दोनों वीडियो के थ्रू जो है ये फर्स्ट पेपर जो है आप निकाल सकते हो। सेकंड पेपर भी हम सॉल्व करेंगे और थर्ड पेपर भी हम सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो सही लगा होगा। धन्यवाद।